नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह जब से नेपाल की कमान को संभाले हैं, ये नायक की अनिल कपूर की तरह धड़ाधड़ यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। जहां पर पहले करप्शन को लेकर, इसके बाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म पॉलिसी को लेकर, लेकिन वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद में बालेन शाह जो अब तक अनिल कपूर की तरह ये काम कर रहे थे, ये अब शक्ति कपूर बन चुके हैं। क्योंकि ग्लोबल लेवल में फ्यूल क्राइसिस के बाद में नेपाल ने पहले यहाँ पर स्कूल्स एंड ऑफिसेस में ये अनाउंस कर दिया कि अब से यहाँ पर 2 दिन का वीकेंड होगा, और इसके बाद नेपाल की तरफ से भारत के गुड्स के ऊपर में कस्टम ड्यूटीज को इम्पोज कर दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, नेपाल से स्ट्रिक्ट कस्टम ड्यूटी हिट्स ट्रेड इन बिहार बॉर्डर मार्केट। और जैसे ही नेपाल में एक कस्टम ड्यूटी को यहाँ पर लगाया जाता है, इसके बाद नेपाल में हमें एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे नेपाल का जो सदर्न रीजन है, जहां पर बेसिकली मधेसीज रहते हैं, यहाँ पर नेपाल के कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल के जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं, ये भी इस नए पॉलिसी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये बात करने वाले कि एक्चुअली नेपाल में क्या हो रहा है और किस तरह का यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगाया गया है, जिससे नेपाल के जो आम जन है ये प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि इसके बाद सवाल बालेन शाह से पूछे जाएंगे, जहां पर ये करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक नेशनलिज्म पॉलिसी के नाम पर जो कस्टम ड्यूटीज भारत के गुड्स के ऊपर में लगाए जा रहे हैं, इसके बाद नेपाल में जो प्रोटेस्ट है ये और भी ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। सो एक्चुअली हुआ ये कि आज से कुछ दिन पहले नेपाल के जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले, जैसे ही नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, इमीडिएटली यहाँ पर नेपाल के पुराने 15 जो कानून है इसे यहाँ पर अबोलिश करते हैं, और इसके बाद में इनकी तरफ से भारत के गुड्स के ऊपर में कस्टम ड्यूटी यहाँ पर लगाया जाता है, ये कहकर कि अगर भारत से कोई भी गुड्स नेपाल आ रहा है और उसकी कीमत नेपाल के करेंसी में अगर 100 रुपीज है, नेपाल का जो 100 रुपीज है ये भारत में 62 रुपीज के बराबर में है, तो नेपाल का ये जो पॉलिसी है वो ये कहता है कि अगर आप 100 नेपाली रुपीज से ऊपर कोई भी गुड्स को नेपाल में ला रहे हैं भारत से, तो आपको इसके लिए 5% से लेकर 20% तक आपको टैक्स देने होंगे। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि इस तरह के जो रूल है ना, ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इसे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कभी किया ही नहीं गया, लेकिन अब यहाँ पर जीरो टॉलरेंस के साथ में इन्फोर्स किया जा रहा है बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर। और उनमें से भी खासकर जो बीरगंज, आप अगर मैप में देख पाएंगे, यहाँ पर जो है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि इस बॉर्डर चेक पॉइंट्स के जरिए नेपाल भारत से 60% यहाँ पर इंपोर्ट करता है। खैर, इसके अलावा इंडियन व्हीकल्स की एंट्री पर भी यहाँ पर प्रायर परमिशन लेने की बात की जा रही है। और जहां जहां पर बॉर्डर चेक पॉइंट्स है, वहां पर आज के टाइम में कस्टम ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हालत ये कि नेपाल के लोग अगर भारत से कोई भी सामान लेके आते हैं, चाहे वो दूध का पैकेट ही क्यों ना हो, वो अगर 100 रुपीज से ज्यादा है, तो या तो आप टैक्स दीजिए या फिर उस सामान को सीज कर लिया जा रहा है। और इसके कारण नेपाल में एक इंटरनल बैकलैश देखने को मिल रहा है, जहां पर पब्लिक सेंटिमेंट जो है अब ये एक्सप्लोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि खासकर नेपाल का जो बीरगंज है, इस बीरगंज में एक फ्रेश प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, प्रोटेस्ट इरप्ट्स इन नेपाल एज अथॉरिटीज क्लैम्प डाउन ऑन इंडियन गुड्स अबव ₹100, जहां पर खासकर जो मधेसीज हैं, जो साउथ नेपाल में रहते हैं, आप यहाँ पर इसके नीचे जो एरियाज हैं, ये वो रीजन है जहां पर मधेसीज रहते हैं, जो कल्चरली इंडिया से काफी ज्यादा कनेक्टेड भी है। तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, इनकी तरफ से चक्का जाम प्रोटेस्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। क्योंकि जो भी जरूरत के यहाँ पर जो ग्रोसरीज है, चाहे सॉल्ट से लेकर शुगर हो, पल्सेस हो, इसकी आवाजाही में अब यहाँ पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि अगर आप शुगर भी 2 kg लेते हैं, तो आप तो ये 100 रुपीज से ज्यादा होगा। इतना ही नहीं, नेपाल की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, सीपीएन, चाहे सीपीएन हो या फिर नेपाली कांग्रेस हो, इनका भी ये कहना है कि इस तरह के जो कस्टम ड्यूटीज हैं, इन्हें रिवॉक कर देना चाहिए। क्योंकि इससे जो है हमारा जो स्पेशल रिलेशनशिप है भारत के साथ में, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवेन्यू गेन के लिए। लेकिन वहीं नेपाल गवर्नमेंट का यहाँ पे ये कहना है कि हम लोग इस तरह के जो पॉलिसीज हैं, हम लोग इसलिए इसे इंप्लीमेंट किए क्योंकि नेपाल इंडिया बॉर्डर के जरिए स्मॉल स्केल में काफी ज्यादा स्मगलिंग होती है। इससे जो डेली शॉपर्स होते हैं ये काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और इस पॉलिसी के साथ हम लोग रेवेन्यू लीकेज को कंट्रोल कर पाएंगे। जो इनफॉर्मल ट्रेड होते हैं इसे हम लोग रोक पाएंगे। इससे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो यहाँ बढ़ने वाली है। लोकल मार्केट्स को हम लोग यहाँ प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ताकि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस है इसे इंक्रीज कर पाएंगे। लोकल प्रोडक्शंस को हम लोग बूस्ट कर पाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी जो कंसर्न्स है, इसमें गुड्स से लेकर जो नार्कोटिक्स है, कैश फ्लोज, इनके स्मगलिंग को यहाँ पर रोक पाएंगे। लेकिन नेपाल में इस पॉलिसी के अगेंस्ट में काफी आक्रोश आज के टाइम हमें देखने को मिल रहा है। इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें भारत पर भी देखने को मिल सकता है। जहां ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन ट्रेडर्स है, खासकर जो मेहरगंज है
और गोरखपुर जो नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करता है, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं इन्हें 60% का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स थे वो अब इनसे खरीदना बंद कर चुके हैं। इसके साथ साथ सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि यूपी का जो सुनौली है इसे एक गेटवे की तरह माना जाता है फॉर टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेरिसेबल आइटम्स के लिए। और इसी सुनौली चेक पॉइंट के पास में 1500 से भी ज्यादा जो ट्रक्स हैं यहाँ पर इंडियन साइड से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, इसका एक रिपल इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, खासकर होलसेल हब्स में, जैसे कि दिल्ली का जो चांदनी चौक है या फिर पटना है, जहां से नेपाल के जो रिटेलर्स हैं यहाँ से सस्ती प्राइस में गुड्स को परचेज करते हैं। लेकिन नेपाल की इस पॉलिसी के कारण जो होलसेल हब है ये भी अब इम्पैक्ट होने वाला है, और ये चीजें इंडिया नेपाल ट्रेड को भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि नेपाल 60% अपना जो एक्सपोर्ट्स है वो भारत को करता है और 65 से 70% जो अपना इंपोर्ट है वो भारत से करता है। तो ये चीजें भी यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और नेपाल में ऑयल की जो सप्लाईज है ये भारत के थ्रू से की जाती है, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या फिर फूड ग्रेन्स हो, मेडिसिन हो या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो या फिर व्हीकल्स हो। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि नेपाल के इस पॉलिसी का भारत किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है, क्योंकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम तक भारत की तरफ से इस चीज को लेकर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब बालेन शाह नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिसे 275 सीट में से 182 सीट मिले थे, मींस 2/3 मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर ये विजय हुए थे, उस टाइम भारत के पीएम की तरफ से बधाई दी गई थी और इन्वाइट भी किया गया, और इस इन्विटेशन को बालेन शाह यहाँ पर एक्सेप्ट भी करते हैं। और नेपाल और भारत को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि हमारे बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है, क्योंकि खुद सोचिए कि जब वेस्ट एशिया में वॉर लाइक सिचुएशन था, हमारे टैंकर्स पर्शियन गल्फ में फंसे हुए थे, ऐसे टाइम में भारत की तरफ से नेपाल को ये अश्योर किया जाता है कि हम आपको एटलीस्ट 3 मंथ तक रेगुलर फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे, चाहे क्राइसिस और भी ज्यादा एस्केलेट क्यों ना हो जाए। लेकिन बालेन शाह के लीडरशिप में जहां आज के टाइम में करप्शन को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर, इवन की इकोनॉमिक नेशनलिज्म पॉलिसी को लेकर जहां काम की जा रही है, जहां पर नेपाल का ये कहना है कि हम लोग इंडियन मार्केट के ऊपर में अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम करेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहाँ पर हम लोग बढ़ावा देंगे ताकि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो यहाँ पर बढ़ सके। इवन कि नेपाल अपने टूरिज्म को भी यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, इसके लिए यहाँ पर चाइना के साथ में, जापान के साथ में, लिथुआनिया के साथ में अपनी कॉपरेशंस को यहाँ पर बूस्ट कर रहा है। लेकिन नेपाल शायद शॉर्ट टर्म रेवेन्यू गेन के लिए जिस तरह के कस्टम ड्यूटीज भारत के गुड्स के ऊपर में लगा रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें लार्ज स्केल में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको याद हो 2015 के टाइम में नेपाल में ही मधेसीस की तरफ से प्रोटेस्ट की जा रही थी, उस टाइम मुद्दा कुछ और था, क्योंकि नेपाल अपने नए संविधान को यहाँ पर बना रहा था और उस टाइम भी इनफॉर्मल ब्लॉकेड यहाँ पर किया गया था, जिसको लेकर नेपाल हमेशा से भारत के ऊपर में ये एलिगेशन लगाता है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। इतना ही नहीं, 2020 के टाइम से भी काला पानी को लेकर भी यहाँ पर टेंशन देखने को मिलता है, जहां पर काला पानी रीजन, लिपू लेक पास और लिम्पिया धुरिया, इस चीज को लेकर नेपाल हमेशा से क्लेम करता आ रहा है। इवन की सीता माता जी को लेकर भी और भगवान बुद्ध को लेकर भी यहाँ पर नेपाल पहले से क्लेम करता आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि बालेन शाह की लीडरशिप में नेपाल की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहाँ पर क्या रहने वाली है। वैसे बालेन शाह का यहाँ पर यह कहना है कि हम लोग जिस तरीके से भारत के साथ में ट्रीट करेंगे, सेम ट्रीट यहाँ पर चाइना के साथ भी करने वाले हैं। लेकिन बालेन शाह जिस तरीके से करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये चीजें चाइना को यहाँ पर पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि नेपाल के पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे केपी शर्मा ओली हो या फिर कोई और हो, ये सभी चाइना इंक्लाइंड थे। BRI, चाइना के BRI के जरिए नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट बनाया गया, जिसको लेकर नेपाल के ही काफी रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि काफी करप्शन हुए हैं। खैर, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि नेपाल के इस नए टैक्स को लेकर भारत की तरफ से क्या रिस्पांस देखने को मिलता है, और आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।